वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोन इनसाइट्स पे। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स में इन्फ्लेशन टॉपिक, जिसका कि पार्ट 1 आप सभी ने पढ़ लिया है। और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रीफ्लेशन क्या होता है, इन सब को डिस्कस किया। इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं उसकी चर्चा की हमने, छोटा चर्चा था। अभी आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। कंट्रोल कैसे करें इस पर हमने चर्चा किया। इसके बाद हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों में बेटर कौन होता है इसकी भी चर्चा की। बिजनेस साइकिल के माध्यम से हमने पूरा व्यापार चक्र ड्रॉ किया और डिटेल में हमने उसे समझा। उसी क्रम में आज हम लोग इस सवाल का जवाब देंगे जो कि पिछले क्लास में रह गया था कि इन्फ्लेशन यदि अच्छा है तो इन्फ्लेशन आने पर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इतनी हाय तौबा, इतना लोग परेशान क्यों हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई अच्छी है। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। लेकिन क्या कितनी भी महंगाई अच्छी होती है? महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, लेकिन क्या कितनी भी महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है? तो जवाब है नहीं। ध्यान रखिएगा, केवल नियंत्रित महंगाई ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। अनियंत्रित महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। Controlled inflation is good for the economy and uncontrolled inflation is harmful, right? तो नियंत्रित महंगाई देश के लिए अच्छी होती है ना। नियंत्रित महंगाई, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, नियंत्रित महंगाई देश के लिए अच्छी है। दैट इज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। नियंत्रित महंगाई देश के लिए अच्छी मानी गई है ना। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन जो होती है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। यानी अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। तो जब भी ये कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की बात होती है, नियंत्रित महंगाई की बात होती है, तो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये नियंत्रित महंगाई शब्द का प्रयोग किया तो आपके जहन में ये बात आ जाएगी, दो क्वेश्चन, कि ये नियंत्रित महंगाई होती कितनी है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका निर्धारण कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न है। हाउ मच इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, पहला। दूसरा, हु विल डिसाइड, कौन निर्धारण करेगा। और कितनी महंगाई नियंत्रित महंगाई होती है। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे जैसे ही इतनी सी बात आप देखेंगे। तो हु विल डिसाइड में सिंपली मैं बता दूं आपको कौन निर्धारित करेगा। तो भारत की अगर बात करें
भारत की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, भारत सरकार इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से विचार विमर्श करके, आरबीआई से विचार विमर्श करके इसका निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार करती है। तो कौन निर्धारित करेगा? तो ध्यान रखिएगा, जवाब है भारत सरकार करेगी। और किसके साथ कंसल्टेशन करके करेगी? आरबीआई के साथ विचार विमर्श करके भारत सरकार इसका निर्धारण करती है। किसका? नियंत्रित महंगाई का। ध्यान रखिएगा, कितनी महंगाई नियंत्रित महंगाई है, इसका भी जवाब ले लीजिए। कितनी महंगाई नियंत्रित महंगाई है? तो ध्यान रखिएगा, आइडियल केस में जो 4% इन्फ्लेशन है ये सबसे बेस्ट है, लेकिन हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग लिया है, तो इसमें +2% यानी कि 6%, और इसमें -2% यानी कि 2%, यानी कि इन्फ्लेशन किसी भी टाइम मैक्सिमम 6% रह सकता है और मिनिमम 2% रह सकता है, और आइडियल केस में, मानक स्थिति में ये कितना रहेगा? 4। इससे जो है इस तरीके से भी लिखते हैं, 4% ±2%, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। तो हमारे यहां जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसे फिट कहते हैं, ठीक है, फिट, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक। इसमें क्या होता है? 4%, ये मानक महंगाई है, है ना, आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 4%। हमारा काम क्या है? जब भी महंगाई 4% से ऊपर जाएगी हम इसे 4% पर लाएंगे, 4% से नीचे जाएगी हम 4% पर लाएंगे, 4% से ऊपर जाने पर खींच के नीचे लाना है, 4% से नीचे जाने पर खींच कर ऊपर ले जाना है। यानी किसी भी हाल में महंगाई को हमें 4% या इसके आसपास बना करके रखना है, ठीक है। ये तो मानक स्थिति है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैक्सिमम 6%, मिनिमम 2%। तो 2% से 6% का ये जो बैंड है हमारा, इसी को हम लोग कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर ऐसा है तो महंगाई हमारी कैसी है? कंट्रोल्ड है। और ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। 2013 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एक कमिटी गठित की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उर्जित पटेल, आपके पूर्व आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं 2013 में, ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। जो रिपोर्ट है वो 2014 में आता है, ठीक है, रिपोर्ट आता है 2014 में। और उर्जित पटेल कमेटी कहती है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ये WPI की जगह CPI को करना है, WPI नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के स्थान पर CPI होना चाहिए, ठीक है। WPI पहले था इन्फ्लेशन टारगेटिंग, पहले हम जब इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बोला इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ध्यान से समझिएगा, ये जो हम इन्फ्लेशन को 4% या इसके आसपास बनाने की बात कह रहे हैं ना भाई, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन तो हो गया 2% मिनिमम और 6% मैक्सिमम, 4% आइडियल केस, लेकिन मैंने कहा कि हमें इन्फ्लेशन को 4% के आसपास बना करके रखना है, जो मानक महंगाई दर है। तो मुद्रास्फीति को, मुद्रास्फीति को
मानक महंगाई के आसपास बनाकर रखने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग या महंगाई लक्ष्यीकरण कहलाती है। ठीक है, इसी को इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करना। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहां जो टारगेटिंग है वो फ्लेक्सिबल है। स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग दो प्रकार के टर्म आपको सुनने में आएंगे। तो जो स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है तो उसमें स्ट्रिक्टली इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, अदर बातों को ध्यान, अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, अदर एलिमेंट्स हैं इकोनॉमी में, उनको ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब आप फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन, ग्रोथ, एवरीथिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, एक्सचेंज रेट होता है, सबको ध्यान में रखा जाता है। तो हमारे यहाँ जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, इसमें हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कभी भी वर्ड आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब ये है कि भाई महंगाई को हम जो 4% और इसके आसपास बनाने की बात कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन को टारगेट करना। तो जो मानक महंगाई है, इसके इर्द गिर्द आसपास बना करके रखना महंगाई को, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम ऐसा करते हैं, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग या महंगाई का लक्ष्यीकरण कहते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, 2013 में उर्जित पटेल कमेटी बनी, 2014 में उसने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में उसने कहा कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, 6%, 2%, ये कौन सा इन्फ्लेशन है? आइडियल 4%, ये सीपीआई सी है। सीपीआई के ही अलग अलग वेरिएंट है, अभी इसमें हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई होना चाहिए, और सीपीआई में भी सीपीआई सी होना चाहिए। सीपीआई में भी क्या होना चाहिए? सीपीआई सी। तो ये बड़ी बात कही 2014 में। ठीक है, अब यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे, यहां से अगर आप आगे बढ़ें, यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2015 में, इन 2015 आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। ठीक है, जिसके तहत ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को डिसाइड किया जाता है। एफआईटी, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फिट, जिसके तहत मैंने आपको बताया ये डिसाइड किया जाता है। इस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एमपीएफए। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग में यही 4% प्लस माइनस 2%। तो ये इनिशियली ये 2016 से लेकर के 21 तक था, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। तो अब ये जो टारगेट है ये 2026 तक है। इनिशियली 16 से लेकर के 21 तक था, विच इज नाउ एक्सटेंडेड टू 2026। 2026 तक हमें यही फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग बना करके रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आएगी। 2013 में कमेटी बनी, 2014 में रिपोर्ट दिया, जिसमें उसने कहा कि डब्ल्यूपीआई की जगह हमें सीपीआई को टारगेट करना चाहिए। और वहां पे जो वर्ड यूज करता है इसके लिए वो नॉमिनल एंकर है, नॉमिनल एंकर, या जिसे नाम मात्र सहारा भी बोलता है। ठीक है, नॉमिनल एंकर डब्ल्यूपीआई की जगह क्या हो गया? सीपीआई हो गया। सीपीआई को ही एंकर कर रहे हैं ना, एंकर करना मतलब जहाज को रोकने वाला जो काम होता है। तो महंगाई को जो रोकने का काम है वो डब्ल्यूपीआई की जगह अब क्या हो जाएगा? सीपीआई हो जाएगा। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ये बात
आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो महंगाई हमें 4% ±2% इसी के आसपास बना करके रखना है। 4% से ऊपर जाएगा नीचे लाएंगे, नीचे जाएगा ऊपर ले आएंगे, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। तो इन्फ्लेशन बेटर है या डिफ्लेशन बेटर है ये पता चला, और इन्फ्लेशन अगर बेटर है तो कितना इन्फ्लेशन बेटर है इसकी भी जानकारी आपको हो गई। कैसे ये डिसीजन लिया गया ये भी आपको पता चल गया। उर्जित पटेल कमेटी ने ये डिसाइड करवाया, पूरा उर्जित पटेल कमेटी का पूरा रिकमेंडेशन था, बाद में गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया। 2015 में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट कर लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा 2016 से ये 2015 में एग्रीमेंट होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये लागू कब से होता है, 2016 से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 13 में कमेटी बनी, 14 में रिपोर्ट आया, 15 में एग्रीमेंट हुआ और 16 से ये टारगेट हम अपने पास लेकर के चल रहे हैं। और तब से आरबीआई जो है इसी टारगेट को पूरा करने की कोशिश निरंतर कर रहा है। और अभी हाल की बात अगर हम करें, जबकि हम दिसंबर 2024 में है, आज जो है 11 दिसंबर 2024 है, और आज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आज तक हम देखें तो जो पिछला हमारे पास आंकड़ा आया हुआ है उसमें जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर है, 6% के ऊपर कहीं चल रहा है। तो आरबीआई पर काफी ज्यादा दबाव है इस बात को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, भी इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिसेंट में न्यूज आई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।